इसकी पहचान करना आवश्यक हो जाती है कि जो उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद वो पहुंचता है मध्य प्रदेश, तो वहां लोगों ने मदद की। और जिस तरीके से ये वकीलों का मामला सामने आया है, तो स्पष्ट तौर से है कि वो प्लान वे में चीजें की गई हैं। अब ये देखने वाली बात है कि वो कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जो इसकी मदद कर रहे थे। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बात को भी जिक्र किया है कि उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उसकी जो विकास दुबे की सीडीआर है वो सार्वजनिक की जाए, ताकि इसको पता चल सके कि वो किन किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों से बात कर रहा था, और ऐसे वो कौन लोग थे जो 8 ये पुलिस अधिकारियों टीओ समेत जो हत्या हुई है, इस हत्यारे की कौन मदद कर रहा था। क्योंकि इसका नेटवर्क तो स्पष्ट तौर से सबको पता चल गया कि कितना इसका नेटवर्क जो है वो कितना लोगों में शानदार था। इसमें पुलिस के लोग भी हैं, इसमें वकील भी हैं, इसमें कुछ नेता भी हैं, और इसका जो नेटवर्क है जिसकी तलाशने की कोशिश की जा रही कि उत्तर प्रदेश के हट के या मध्य प्रदेश में इसका नेटवर्क कौन है, वो कौन लोग हैं जो उसको वहां पर मदद कर रहे थे, वो कौन लोग हैं जो उसके साथ में थे। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा। अब ये जांचना भी बेहद ज्यादा जरूरी है, और शायद ऐसा लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम से, जिस हिसाब से इसने अपने आप को पकड़वाया, इसकी पहली कोशिश तो जाहिर सी बात है यही है कि मेरे को मारा ना जाए, मेरा एनकाउंटर ना हो। और शायद दूसरा यह भी हो सकता है कि हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, इस पर बात करेंगे। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर से आप आते हैं और क्राइम आप देखते हैं, पुलिस प्रशासन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से विकास दुबे ने पूरे पुलिस तंत्र को यूज किया है, अब पूरे देश के पुलिस तंत्र को यह सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इस प्रकार के अपराधी जो हमारी वजह से या हमारे किन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से शह पर हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी हर राज्य में कहीं ना कहीं ऐसे विकास दुबे जरूर होंगे। दीपक। बिल्कुल उमंग, ये जो घटना है बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। मैं क्लियर ये बात कह देता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं जो कोई भी पुलिस जो कर्मी है वो उसका विकास दुबे से संपर्क में था, ऐसे यूपी में चर्चाएं भी थी। और कई सारे पुलिस अधिकारी, कई पुलिस कर्मी। देखिए, एक राज्य जब कोई किसी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो उसका उस राज्य में एनकाउंटर का खतरा ज्यादा होता है। इसे विकास दुबे अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर मैं यहां पर सरेंडर करूंगा तो मुझे खतरा है, इसलिए वो उसने दूसरा राज्य चुना जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अब मध्य प्रदेश में वो सरेंडर हुआ, जिससे कि चर्चाएं चल रही है। कुछ बातें ये चल रही है कि जो गार्ड है उन्होंने उसको पकड़ा। खैर, ये जांच का विषय, इस सवाल का जवाब आ जाएगा कुछ देर में। लेकिन दूसरे राज्य में उसने सरेंडर करा, तो दूसरे राज्य में सरेंडर करता है, वहीं उसकी अरेस्टिंग गिरफ्तारी डालनी पड़ती है, उसका वहीं पे मेडिकल होता है। फिर वहां से अन्य राज्य की पुलिस, जो दूसरे राज्य की पुलिस है, वो उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेके जाती है। तो इन सब के बीच में उसको मारपीट नहीं कर सकते, तो ये बखूबी वो जानता था। सवाल ये कि ये इतना बड़ा ज्ञान उसको किसने दिया? क्या किसी पुलिसकर्मी ने दिया, या किसी वकील ने दिया, या किसी नेता ने दिया? और ये बात सही है कि यूपी से वो कानपुर पहुंचा, तो पहुंचा कैसे? 7 दिन तक लगातार पुलिस, 200 से अधिक टीमें, यूपी पुलिस काफी मशहूर मानी जाती है, विशेष तौर पर एनकाउंटर में यूपी पुलिस। उसके बावजूद ये इसको नहीं पकड़ पाई, और वो मध्य प्रदेश चला गया, राजस्थान की सीमा से होते वो निकल गया, बावजूद उसके वो पकड़ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर आता है। विपक्ष, यूपी का विपक्ष है, वो भी लगातार सवाल उठा रहा है कि उसकी सीडीआर है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली या दूसरी बार था कि इतने पुलिसकर्मी एक साथ शहीद हुए। पूरे भारतीय पुलिस में इसको लेकर गुस्सा है, और जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ना था। लेकिन इस तरह से पकड़ में आएगा, वो खुद मंदिर में चला जाएगा, 250 रुपए की वो पर्ची कटाएगा और चिल्ला के बोलेगा हाँ मैं विकास दुबे हूं। आप उनका वीडियो देखिए विकास दुबे का, किस तरह से वो अभी भी अकड़ में है, यानी कि उसको अभी भी पुलिस का डर नहीं है। जब बड़े बड़े अपराधियों के सामने जब खाकी की वर्दी पहुंचती है तो बड़े बड़े अपराधियों का डर निकल जाता है, लेकिन विकास दुबे का डर अभी नहीं निकला है। आप इससे अंदाजा लगाए कि किस तरह से उसको जो है बैक सपोर्ट है, चाहे बैक सपोर्ट नेताओं का हो, चाहे स्थानीय सरकार का हो, चाहे किसी पुलिस का हो, चाहे किसी वकील का हो। तो यह डर निकलना चाहिए सभी सरकारों को, सभी वकीलों को और सभी पुलिस को। यह सोचना चाहिए कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका हम साथ दे रहे हैं। क्योंकि यह बात सही है कि पुलिस के मुखबिर जो तंत्र होता है, मुखबिर में पुलिस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपराधी से मिली भगत करनी पड़ती है। क्योंकि अगर किसी को अपराधी को पकड़ना होता है तो उसकी सूचना जो है खुद उसके जो एंटी गैंग के जो होते हैं वही देते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में कि आप अपने विभाग की सूचना जो है उनको दे दो। हमारे साथ विकास दुबे की मां का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विकास को महाकाल ने बचाया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अब वो प्रशासन के हाथ में है, प्रशासन को जो करना है वो उसके साथ करे।
हालांकि इससे पहले भी उनके मां का बयान आया था, एनकाउंटर की उन्होंने बात कही थी। अब विकास दुबे प्रशासन के हाथों में है। जिस तरह से शेखर, जिस तरह से अभी दीपक बता रहे थे कि पुलिस के मुखबिर होते हैं, वो पूरी जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन यहां तो किस्सा ही उल्टा था। पुलिस के मुखबिर होते हैं अपराधियों के लिए, लेकिन यहां तो अपराधियों के लिए ही पुलिस मुखबिरी कर रही थी। यानी कि विकास दुबे की मुखबिरी खुद पुलिस कर रही थी, पुलिस एक एक बात विकास दुबे को पहुंचा रही थी। विकास दुबे जो खुद इतना शातिर अपराधी था, जिसने वारदात के बाद सारे सबूत मिटा दिए, सारी गन्स वहां से हटा दी, जो सीसीटीवी की सर्विलांस, उसकी जो हार्ड डिस्क थी उसको भी हटा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सबूत नहीं उसने छोड़ा ताकि पुलिस उसको पकड़ सके, या उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा था अब तक। यह भी एक सवाल उठता है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ना तो चाहती थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि वो सामान्य से काम को नहीं करा पाती है। ये ठीक बात है कि उसके आए दिन अखबारों में किससे छपते हैं, चर्चा होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के महकमे को मैं बता रहा हूं आपको कि जंग ही लगी हुई है। क्यों? वजह कि अब मुखबिरी की जहां तक आपने बात की, तो जो बीट कांस्टेबल होता है उसकी ताकत इतनी होती है कि एक एक घर में एक एक इंच का उसको पता होता है, उसके पास पूरी रिपोर्ट होती है किसी भी गली मोहल्ले की, और उस बीट कांस्टेबल के जरिए ही ये पूरा जो मुखबिरी का तंत्र है और जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो ऊपर तक जाता है, उसमें अलग अलग जगहों पर फिल्टर लगते हैं। तो हकीकत यह है कि पुलिस का जो कांस्टेबल होता है वो गाड़ी को रोक करके चेकिंग करता है और वहां से 100-200 रुपए से लेकर के और बड़े बड़े खेल होते हैं। तो पुलिस का बीट कांस्टेबल इस चीज में बिजी हो गया। अब इससे ऊपर के जो भी अधिकारी होते हैं वो इसी चेन को आगे बढ़ाते हैं और उससे बड़े पैमाने पर चीजों को करते हैं। विकास दुबे जैसे लोग अगर थानों को लाखों रुपए पहुंचाते हैं, वहां पर इस तरीके की बातें सामने आती हैं, एसएसपी को चिट्ठी लिखता है उसी महकमे का एक अधिकारी और उसके ऊपर एसएसपी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से अपने आप को धोखा दे रही थी। और शेखर अगर चिट्ठी की आप बात कर रहे हैं तो आज ही जांच रिपोर्ट अपनी सौंपी है, उसमें चिट्ठी की बात सही पाई गई है। सीओ जो थे देवेंद्र, उनके कंप्यूटर में भी वो चिट्ठी मिली, बावजूद इसके अभी कुछ दिन पहले ही एसएसपी ने इसको नकार दिया था चिट्ठी को लेकर। अब इसके ऊपर और क्या और कितनी जांच इस पर अभी होनी चाहिए? कोई जांच की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई थी, एक कांड खुला है जी। ये तो एक चिट्ठी सामने आई है। कितने लोग हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में, जो चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, वो अपनी वर्दी को अपना गुरूर समझते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरीके से स्थितियां बनती हैं, थाने बिकते हैं। और क्यों बिकते हैं? थाने इसीलिए बिकते हैं क्योंकि वहां पर कमाई होती है। इस तरीके के लोगों से वसूली की जाती है। थाना पुलिस नहीं चलाती, थाना विकास दुबे जैसे लोग चलाते हैं। आज चला ही रहा था, इतने साल से पूरे सिस्टम को घुमा रहा था। और तो और अभी भी देखिए फरारी का वक्त उसका, जगह उसकी, और किस तरह से सरेंडर करना, ये भी सब पूरी प्लानिंग उसकी ही थी और उसने किया वैसा, सिस्टम को घुमाया, अपनी उंगलियों पर नचाता रहा वो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही मैं आपसे कह रहा हूं कि एसएसपी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले 4 दिनों से ये कह रही है, 3 दिन से ये कह रही है कि हमने इसके इस साथी को मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। अरे एनकाउंटर करना था तो उन सबसे पहले आस्तीन के सांपों का करते जो आपको अंदर से बैठे डस रहे हैं और आखिर तक डस रहे हैं। उसका नतीजा आज उज्जैन में सामने आ गया। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप और एक चीज सुनिए, इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहा है। वो छूट ये रहा है कि देखिए, वो उसकी लास्ट लोकेशन हम लोगों को दिखी फरीदाबाद में। बिल्कुल। अब फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचिए, उज्जैन पहुंचने के कितने रास्ते हैं? देखिए, या तो वो फरीदाबाद से दिल्ली में घुसा और दिल्ली फरीदाबाद दिल्ली, हाँ ठीक है, वो रूट मिल जाएगा उसको। फरीदाबाद से वो बड़खल होते हुए सीधे दिल्ली जा सकता है और दिल्ली के बाद वो राजस्थान जाएगा या उत्तर प्रदेश जाएगा जी, या राजस्थान की सीमा में उसने प्रवेश किया और मध्य प्रदेश को टच करते हुए उज्जैन पहुंचा, और या फिर वो उत्तर प्रदेश से शेखर, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से फिर मध्य प्रदेश जाना उसके लिए ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसने ये रास्ता नहीं चुना होगा। और जैसा कि कल उसकी लोकेशन राजस्थान भी दिखी थी, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो राजस्थान के रास्ते ही उज्जैन पहुंचा है। भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोकेशन देखिए। अच्छा, ऐसा है कि दिल्ली से जब आप राजस्थान जाएंगे
तो या तो 2-3 जिले आप क्रॉस कर जाइए और उसके बाद बिल्कुल आउटर होते हुए फिर मध्य प्रदेश की सीमा में घुसिए। और अगर आप बीच से ही मतलब शॉर्टकट लेते हुए ये चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश के कम से मतलब आपको मथुरा जरूर टच करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप मतलब एक आधे जिले फिर भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हटी बीच के मतलब इस तरीके का है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अच्छा राजस्थान पुलिस, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, अभी जैसे जो उत्तर प्रदेश में बसें आ रही थी, आप याद कीजिए वो आगरा और वहां से राजस्थान की तरफ से कांग्रेस ने पूरा पॉलिटिकल गेम खेला। तो मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से उसका नेटवर्क, जिस तरीके से उसको सिस्टम बनाना चाहिए था, जिस तरीके से उसको ब्लॉक करने चाहिए थे रास्ते, वो कर ही नहीं पाई आखिर तक। आप मोबाइल पर, अरे मोबाइल आज की डेट में सबको पता है कि अपराध करने के बाद मोबाइल सबसे पहले हटा देना है। और दूसरे इस तरीके के लोग, उनके पास आदमियों की मुश्किल होती है। श्री प्रकाश शुक्ला ने, मैं आपको बता रहा हूँ, उसी दरमियान 97-98 में अपने एक पिक्चर आई शहर, आप उसको देख लीजिए। उसमें उसने सबसे पहले कहा था कि अपने मोबाइल नेटवर्क जो है मोबाइल से बात मत किया करो, आके सामने बताओ क्या बात है। तो आप ये समझ लीजिए ये विकास दुबे और इन जैसे जितने भी अपराधी हैं उन सब ने अपने टेक्निकल सर्विलेंस को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी अपने ही दिमाग में रखी हुई है। उसका उदाहरण है विकास दुबे। अगर आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश में अगर वापस फुट इंटेलिजेंस नहीं शुरू होगा, फुट रिपोर्टिंग जैसे हम लोग करते हैं, खबर वहीं से निकलती है। इसी तरीके से पुलिस को अगर इनपुट चाहिए तो उसको फुट बीट कांस्टेबल को लगाना पड़ेगा, उसको कदम ताल करनी पड़ेगी, उसको अपने मुखबिर तंत्र को डेवलप करना पड़ेगा। साइबर क्राइम एक तरह का क्राइम है, लेकिन एक्चुअल क्राइम जिस तरीके से पनपता है उसको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि जो परंपरागत तरीके हैं उनके साथ में आप तकनीक को विकसित करिए। आप तकनीक के सहारे अगर चलने लगेंगे तो इसी तरीके की स्थितियां होंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आप जांच मत करिए इस समय। आज जैसे विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर कर रहे हैं, 25-25 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का, 5 लाख रुपए का इनाम उनपे घोषित कर रहे हैं। आस्तीन के सांपों को निपटाइए। लेकिन शेखर, एक माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, यहां पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी साफ झलक रही है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस को एक खुशी भी यहां पर मिल रही हो कि चलो ठीक है, हमारे 5 लाख तो बच गए, इसने खुद ने ही अपने आप को पकड़वा लिया। खैर, चंद्रसेन जी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग किसी गलतफहमी में मत रहना। ये 5 लाख रुपए मध्य प्रदेश पुलिस को देने, मध्य प्रदेश सरकार को देने पड़ेंगे, उस गार्ड को देने पड़ेंगे जिसने पकड़ा। भाई मैं कह रहा था वो तो मध्य प्रदेश पुलिस को देने ही पड़ेंगे। जी चंद्रसेन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मसले पर? शेखर जी को सुन रहा हूँ, ये नेटवर्क की बात कर रहे हैं, सर्विलांस की बात कर रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, और उन मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं किस तरीके से शिकंजा कसा। लेकिन लेकिन हम इसकी विकास की बात करें दुबे की, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुरुआती दौर में क्या किया? जब उसको पता चला, उसने उसका घर गिरवा दिया, उसने उनकी गाड़ी तोड़वा दी, उसने अमर दुबे की पत्नी जो अभी कुछ दिन पहले आई थी उसको गिरफ्तार कर लिया, उन गुर्गों के पीछे पड़ गई। तो जब इतना तगड़ा नेटवर्क है, इतने अधिकारी सक्षम है कि उन्होंने 100 किसी ने एनकाउंटर किए, किसी ने 50 किया, और इनका सर्विलांस स्ट्रांग है, इनका नेटवर्क स्ट्रांग है, तो वो सब कहाँ चला गया? और ये कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई है कि आप घर गिरा रहे हैं, आप गाड़ी गिरा रहे हैं, तो क्या घर के अंदर छुपा हुआ था जो आप उसको खोदना चाह रहे थे? किस तरीके का नेटवर्क है? या तो साथ स्पष्ट तौर पर मारा जाए कि सारा पुलिस प्रशासन फेल है, इनके मुंह पे तमाचा पड़ा हुआ है कि इनकी संगति में रहने के बाद वो इतना शातिर हो गया, इतना ट्रेंड हो गया कि हर पुलिस की उसको उसने ध्वस्त कर दिया। और ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत करारा तमाचा मारा है। और अगर हम सर्विलांस की इस तरह की नेटवर्क की बात करें तो सब धूमिल कर दिया उसने। इस तरीके के इसने जो ये इसको आतंकवादी कहा जाए, जिस तरीके से ये अपराधी नहीं है, जो 60 मुकदमे लेकर के चलता हुआ है और इसको संरक्षण प्राप्त है। तो मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, वो नेटवर्क कहाँ चला गया, वो सिस्टम कहाँ चला गया, वो सर्विलांस कहाँ चला गया, वो अधिकारी कहाँ चले गए? बिल्कुल चंद्रसेन जी, जैसा कि आपने भी कहा कि जब इतने सारे इन अपराधियों को पुलिस ढूंढ के पकड़ रही थी और दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब जाग चुकी है, अपना सर्विलांस वापस से दुरुस्त कर चुकी है और छोटे मोटे इसके गुर्गों को पकड़ के मार रही है। घर तोड़ने वाली आपने बात बताई, इसकी जो अमर दुबे था उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अभी 29 जून को ही उस घर में ब्याई गई है। मतलब आप ये देखिए, मैंने जैसा शुरू में भी कहा था कि सिर्फ अपनी खीज मिटाने के लिए पुलिस और दुनिया को दिखाने के लिए कि
हम कर रहे काम, हम कर रहे और हम विकास तक भी पहुंचेंगे। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से घर तोड़ा गया, गाड़ी तोड़ी गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को या जिन भी लोगों का इसके ऊपर हाथ था, उनको यह डर था कि उस घर में से, उस गाड़ी में से कुछ हो सकता है ऐसे सबूत मिल जाए जो उनके खिलाफ चले जाए, इसीलिए घर तोड़े गए। दीपक, देखिए बिल्कुल उमंग, आप सभी की बातें मैं सुन रहा था, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात यह भी है कि आप पॉजिटिव बात नहीं, नेगेटिव बात आप ये कहे कि पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कहीं भी किसी भी अपराधी, कितना बड़ा अपराधी, उसको 2 मिनट के अंदर पुलिस ढूंढ सकती है। पर शर्त यह है कि पुलिस को फ्री हैंड नेताओं को छोड़ना पड़ेगा। नेतागिरी साफ तौर पर यूपी में देखने को मिली है और बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि जहां पर अपराधियों को नेताओं का बैक सपोर्ट होता है। जब तक पुलिस को फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाएगा तब तक पुलिस इसी तरह से निहत्ती होती दिख रहेगी। पुलिस ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है और वो प्रेशर आप विकास दुबे केस में आपने बिल्कुल देखा भी है। मैं, हमारे साथ रमेश पुरोहित जी है, बखूबी ये राजनीति को जो है समझते हैं। मैं इनसे वही सवाल करूंगा कि पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन पुलिस को कमजोर बनाया जाता है क्योंकि नेता जो है वो कहीं ना कहीं इन अपराधियों का सपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से पुलिस हमारी कमजोर होती जा रही है। अगर पुलिस चाहे तो 2 मिनट में बड़े बड़े विकास दुबे जैसे को ढेर सकती है। पुरोहित जी, आपको लगता नहीं कि पुलिस को कमजोर बना रही है नेता? किस तरह से वो उनकी पोस्टिंग करवाते हैं, स्थानीय एमएलए होता है वो अपने पसंदीदा एसएचओ आईपीएस को वहां लगवाता है ताकि वो उसका सारा जो है काम देखे। आपको लगता नहीं मौजूदा दौर में राजनीति का पुलिस में काफी ज्यादा हस्तक्षेप हो चुका है? आपने सही कहा और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपका जो सवाल है उसी में ही उत्तर आपका छुपा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको हरिओम पवार की 4 पंक्तियां सुना देता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि चंबल के डाकू का नाम गांव पता है, चोरी कत्ल करेंगे ये काम पता है, डाकू और भी है जिनके बान नहीं है, जिनके चेहरे पे कोई निशान नहीं है कोई कानून उनको हथकड़ी कसे। आगे की लाइन मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 80 के दशक में ही यह बता दिया था कि राजनीति का अपराधियों के साथ में किस तरह का गठजोड़ है और पॉलिटिशियंस ही उस सिस्टम को आगने के खराब करते हैं। जब से चुनावी राजनीति की हम बात करते हैं तो चुनावी राजनीति में वही व्यक्ति जीत करके आता है जो कि इस तरह के तिकड़मों के साथ में है। अगर सीधा साधा अगर कोई व्यक्ति होता है, मेरे को एक उदाहरण है जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर, वो एक पार्षद का चुनाव लड़ने गया, वो चुनाव हार गया और उसके सामने वाले जो प्रतिद्वंदी था वह चुनाव तिकड़म करके जीत गया। तो चुनावी राजनीति की जब बात करते हैं और उसमें शुद्धिकरण की बात करते हैं, ये तो अब किताबों में होगा या कहीं पे भी आपको लगता है कि नियमों और कानूनों में कैद होकर गए, लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर हम बात करते हैं तो विकास दुबे जैसे व्यक्ति हर जगह पे मिलेंगे आपको, गली मोहल्ले से लगा करके दिल्ली तक। तो इसीलिए ये जो घटनाक्रम आज का जो उभर कर आया वह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि या तो आप सुधर जाओ, अगर आप नहीं सुधरोगे तो विकास दुबे जैसे लोग यानी कि आपको सुधारने के लिए तैयार। सुधारने की जब मैं बात करता हूं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होकर के आपके सामने उभर करके आ गया कि वह कहां से एक छोटा सा जो कानपुर से निकला हुआ और महाकाल के मंदिर में आकर के वो ये कहता है कि मैं ये व्यक्ति हूं और मेरे को आप पकड़ लो या गिरफ्तार कर लो या गिरफ्तार करवा दो, पीठ किसी की भी कहीं से भी थपथपाए। लेकिन उस शातिर दिमाग वाले व्यक्ति ने एक बात यह साबित कर दिया कि अगर वह मुंह खोलेगा तो उसकी आवाज जो है वो पॉलिटिशियंस तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि बगैर पॉलिटिशियंस के, बगैर किसी सिस्टम के कोई भी व्यक्ति इतना शातिर अपराधी बन नहीं सकता। हम अगर अपराध की बात करें तो आईपीसी में जो अपराध बताया गया है और सीआरपीसी में उसका तरीका बताया गया है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान रह गया। और जिस तरह का ये उभर करके सारा एपिसोड आया, उससे आज के संदर्भ में चुनाव आयोग को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोग और ऐसे लोगों को जो शह देने वाले जो लोग हैं, किताबों में जितना भी ज्ञान जो लिखा हुआ है, जिसको कानून के ज्ञाता पढ़ते हैं, भले ही वो पुलिस महकमा हो, वकील हो या कोई भी कानून को जानने वाला हो, लेकिन असल में उस कानून को यूज कर रहे हैं ये अपराधी, उस कानून की हर एक बारीकी को यूज कर रहे हैं ये अपराधी, और इसी कानून की बारीकियों को यूज कर करके आज हर जगह विकास हो रहा है। चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कुछ प्रकाश आप डाल दीजिए विकास के जो माता पिता हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनके पिताजी के जो हाव भाव देखे थे, कहीं ना पहले जब ये कांड हुआ ही था, 8 पुलिसकर्मियों को मार के विकास भागा ही था, जब उसके घर पे मीडिया कर्मी गए थे और जिस प्रकार
का जो भाव भंगिमा है उसके पिताजी की थी। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का मलाल नहीं था कि मेरे बेटे ने ये अपराध कर दिया, बल्कि उनको तो गर्व हो रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके माता पिता पे, चंद्रसेन जी? स्पष्ट तौर पे कहा कि उनका बेटा बहुत ही नेक और शरीफ है, क्योंकि उसने हैंडपाइप लगवाए हैं, उसने सड़क बनवाई है, और उसने किसी तरीके का अभी कोई अपराध नहीं किया, और जो किएगा उसकी सजा कानून देगा। तो उनको जरा भी इस बात का मलाल नहीं है कि उनके बेटे पे 60 आपराधिक मुकदमे हैं। उनको इस बात का मलाल नहीं है कि सीओ समेत 8 पुलिस अधिकारियों की नृशंस हत्या की गई है। उनको सिर्फ वो हैंडपाइप दिखाई दे रहे हैं, उनको सिर्फ वो सड़कें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक बार भी इस चीज का मलाल नहीं किया कि जिस घर में वो रहते थे उसी घर में वो भी रहता था। कभी उसकी इस तरह की गतिविधियों पर उनका ध्यान नहीं किया, कभी उन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं करी कि उन सब चीजों में वो लिप्त ना हो। ये अपराधी आज का नहीं है, इसका अगर इतिहास संभाला जाए तो 60 मुकदमे कितने दिनों तक हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग पक्ष लेते हैं, जैसे अभी इसकी माँ का भी बयान आ रहा था, सरला देवी का, उन्होंने कहा कि महाकाल ने उसको बचा लिया। और इससे पहले उन्होंने ये कहा था, जब नहीं पकड़ा गया था, कि वो चाहते हैं कि पुलिस अपना अधिकारी करे, उसको मारना चाहती तो उसका एनकाउंटर कर दे। लेकिन जैसे पकड़ा गया तो उनके घर वाले सामने आ जाते हैं, एक बचाव के पक्ष में आते हैं। माँ कहती है कि महाकाल ने उससे बचा लिया। उनका पिता कसीदे पढ़ता है कि उसने हैंडपाइप बनवा लिए, उसने सड़कें बनवा दी, लोग उसको प्यार करते हैं। तो जो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, ये इसी तरीके के बुनियादी नींव डालते हैं अपने बच्चों के अंदर कि वो किस रास्ते पे आगे बढ़े, और किस तरीके से पेरेंट्स उनको शर्मसार होना चाहिए। लेकिन शर्मसार होने की जगह पर अगर इस तरह की वो बात करते हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन चंद्रसेन जी, उनकी मां का तो ये कहना था कि एनकाउंटर कर दो मेरे बेटे का, जी, और आज भी कह रही है प्रशासन के हाथ में है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने कहा था, जो वो पकड़ा नहीं गया था, उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पुलिस उसके घर वालों और परिवार को भी उस पर करे। तो उसके पिता ने यह भी कहा था कि मुझे तो साफ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, जबकि मीडिया का हर सवाल का बिल्कुल रटा रटाया सीधा साधा उसने जवाब दिया। उसकी मां ने पहले यह जरूर कहा था कि उसका एनकाउंटर कर, लेकिन आज वो क्या करी, महाकाल ने उसको बचा लिया। बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, लेकिन चलिए, उनके पिता को तो शायद मलाल नहीं था, लेकिन अब मलाल किसे हो रहा होगा? क्या उन सफेद पोशों को मलाल हो रहा होगा, उन सफेद कॉलर वालों को मलाल हो रहा होगा जिन्होंने अब तक विकास दुबे का साथ दिया? और क्या उनको यह डर लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे नाम ना विकास दुबे ले दे? क्योंकि जिस तरह से अब तक विकास दुबे भाग रहा था, या राजनीतिक उसको संरक्षण दिया जा रहा था, भगाया जा रहा था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब जब वो गिरफ्त में आ गया है, सरेंडर उसने कर दिया है, पुलिस के पास है विकास दुबे, तो क्या एक भय, एक डर उनके दिलों में होगा जो उसको ये राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, विकास दुबे जिस समय टेलीविजन पे ये बात आ गई कि विकास दुबे पकड़ लिया गया है या उसने सरेंडर कर दिया है, इसके बाद उन लोगों के दिलों से पूछिए, उन लोगों के दिलों से पूछिए जिन्होंने बीते 48-72 घंटे में विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की है, और उन लोगों से पूछिए जिन्होंने विकास दुबे से लेकर के माल खाया है। जी, हकीकत यह है कि जिन लोगों ने कार्रवाई की वो विकास दुबे के सरेंडर या गिरफ्तारी, आप उसे जो भी कहें, उसके बाद खुद खौफ के साए में होंगे, भले वो कितना भी आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने माल खाया है उनके दिलों से पूछ लीजिए कि उनके दिल पे क्या भुगत रही है कि कहीं अब मेरा नाम ना ले ले, मेरा नाम ना ले ले। तो इसलिए विकास दुबे मारा ही जाएगा। दोनों ही स्थितियों में जो ईमानदार है उसे अपनी जान का डर लग रहा है, और जो बेईमान है सफेद पोश, उसको भी अपनी जान का डर लग रहा है कि अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो जो कमाया है, जो कुछ बना है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। वजह क्योंकि आपने, विकास दुबे ने जब आपके ऊपर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, तो जो आपकी फोर्स को करना चाहिए था, जो सिस्टम को करना चाहिए था, सिस्टम के पास तो वो पहिए ही नहीं थे जिससे वो चल सकता। तो आपने उसके घर को गिरा दिया, उसके माता पिता, रिश्तेदार, उसके गुर्गे, इन सबको आप ढेर करते रहे। अब जब वो पकड़ लिया गया है तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसमें कोई किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आप ये जान लीजिए कि जब आप गलत करते हैं और सही करते हैं, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर विकास दुबे को बचाने वाले भी बैठे हैं और उसे मारने चाहने वाले भी बैठे हैं, तो दोनों ही चूंकि बैठे हुए हैं जी, और इन दोनों की जान सांसद में आ रही है। जिस तरीके की स्थितियां इस समय बनी है, वो तो गनीमत है कि वो मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश से उसको उत्तर प्रदेश लाने में जितना समय लगेगा और जिस तरीके से सिस्टम को डेवलप करना है, जिस तरीके की सिक्योरिटी, जिस तरीके की चीजें
चेक एंड बैलेंस में लानी है वो हो जाएंगी। और मैं आपसे इस बात का अंदेशा जता रहा हूं कि विकास दुबे जिस समय उत्तर प्रदेश में आएगा, कहीं इस तरीके की एक स्थिति ना बने कि अंदर ही अंदर कुछ लोगों को खत्म किया जाए। मतलब देखिए, जब तक किसी जगह पर एक शील्ड मौजूद रहती है तब तक उसके लोगों की भी हिम्मत खुलती। आज उसने 8 लोगों को मारा, आपने उससे 4 लोगों को मारा, आज वो पकड़ा गया, सामने से बैठा हुआ, उसकी जो स्थिति है वो भी आप समझ लीजिए कि वो सरेंडर हो गया, उसने भी बता दिया कि मैं कितना ताकतवर हूं। तो पलट करके जो मारने वाली स्थिति होती है वो भी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को, प्रशासन को कई मोर्चों पर न सिर्फ खड़ा होना पड़ेगा बल्कि खुद से जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अनंत देव जैसे लोग भी इसी पुलिस महकमे में बैठे हैं, जो पुलिस के मतलब जो ऐसे आईपीएस हैं जो अपने ही महकमे के एक एसएचओ की, इंस्पेक्टर की सुनते नहीं है, उसकी लिखी हुई चिट्ठी को कूड़े में फेंक देते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस महकमा सबके सोचने वाली बात। बिल्कुल शेखर, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये पूरे शासन प्रशासन को सोचना पड़ेगा, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि तमाम राज्यों के शासन प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसा विकास चाहिए, ऐसा विकास चाहिए या इसके उलट विकास चाहिए, क्योंकि विकास की बातें पिछले 5-6 साल में काफी हो रही हैं। खैर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि विकास दुबे तो आखिर पकड़ लिया गया है या उसने अपने आप को पकड़वा लिया है। शाबाशियां सब अपनी अपनी पीठ पर ले रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस अब तैयारी कर चुकी है उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द करने की। लेकिन जैसा कि हमारे पूरे पैनलिस्ट ने यह बताया कि अब अंदेशा सिर्फ एक ही है कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक के आने का रास्ता विकास के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कई राज उसके सीने में दबे हुए हैं और अगर वो राज बाहर आते हैं तो कई लोगों के पसीने छूटने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात सिर्फ यही होगी कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच के रास्ते में क्या कुछ घटित होता है। इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।